हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आप सभी का अपने चैनल SST विद सुनील में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो फर्स्ट लेसन का ही चल रहा है, जिसका नाम है जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण ना। और इस पूरा लिखा भी हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और मैंने आगे बर्लिन लिख दिया है जो कि जर्मनी की वर्तमान समय में राजधानी भी है। ओके, तो आगे बात करते हैं। और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये भी पहले बहुत से भागों में डिवाइडेड था। जैसे अपना हिंदुस्तान जब कभी आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी मतलब कि रियासतें हुआ करती थी, फिर उनको जो है धीरे धीरे करके वल्लभ भाई पटेल ने उनको जो है उनका एकीकरण किया, तो जाकर के भारत एक जो है संघ कहलाया। ओके, तो उसी प्रकार से जर्मनी में भी एकीकरण हुआ। पहले ये बहुत से भागों में बटा हुआ था जर्मनी। और शुरू करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है, ये पहला पॉइंट है आपका, इसमें लिखा हुआ है प्रशा और बावेरिया तथा सैक्सोनी को आपस में मिला करके उनको संयुक्त करके 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। ये तो शुरुआत है, अभी बताते हैं। और इससे पहले जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। ओके, कितने राज्यों में? 39, यानी कि 39 स्टेट्स। ये रहा 39 राज्यों में ये जर्मनी बटा हुआ था। 39 राज्य हैं, और जो नाम आया है प्रशा और बवेरिया और सैक्सोनी नाम आए हैं तीन, मतलब कि मिलाकर सब, लेकिन ये सबसे मुख्य थे, है ना, जो लीड कर रहे थे। ओके, उसके बाद इतना समझ में आया आपको, 1871 में इसका एकीकरण हुआ था। और 39 राज्यों में एकीकरण से पहले ये बटा हुआ था। जैसे अपना हिंदुस्तान भी कई रियासतों में 500 प्लस में बटा, मतलब कि बटा हुआ था। बाद में उनका एकीकरण किया गया। एकीकरण की ये भावना कहाँ से आई, कैसे लोगों के मन में ये आया कि हम एक हो जाएं ताकि अच्छा विकास हो सके ना देश का, हर प्रकार से, चाहे राजनीतिक हो, फिर चाहे आर्थिक हो, फिर चाहे सामाजिक हो। ओके, हमने सीखा था कि कैसे एक होना है, ये फ्रांस की क्रांति से। तो वैसे ही यूरोप में भी फ्रांस ने एक बड़ी भूमिका निभाई। यूरोप के जो देश पहले बिखरे हुए थे उनको आपस में एक करने में, यूनाइट करने में ना। ओके, अच्छा, नेपोलियन का नाम तो सभी सुन रखा है, जो कि फ्रांस के राजा थे। ये फ्रांस के राजा थे। और जब फ्रांस में राष्ट्रवाद आया तो नेपोलियन ने एक विचार ये बनाया कि अब हम यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद लेकर के आएंगे ना, राष्ट्रवाद लेकर के आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो फ्रांसीसी सेनाएं थी फ्रांस के बाहर निकल गई राष्ट्रवाद लाने के लिए। छिपा हुआ तथ्य हो सकता है कुछ और रहा हो, क्योंकि नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी शासक जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ओके, और इसी के तहत इसने अपनी सेना बनाई और फ्रांस के बाहर निकल गया। और इस दौरान क्या था कि एक साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य, उसका भी प्रभाव इसको खत्म करना था। किसको? नेपोलियन को, क्योंकि महत्वाकांक्षी था। तो इसी क्रम में इसने जो है राइन संघ का गठन किया। ये संघ 1806 से 1812 तक अस्तित्व में रहा। ये जर्मनी के पश्चिमी भाग के राज्यों को मिला करके बनाया गया था एक संघ। ओके, पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रभाव को घटाने के लिए। इसके बाद हुआ, जर्मन राज्यों में एक होने की भावना का संचार किया। ध्यान रखिएगा, राइन संघ इंपॉर्टेंट है। राइन संघ ने जर्मनी के अन्य राज्यों को भी सिखाया कि अगर हम सब एक हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, एक बड़ी शक्ति बनकर के हम लोगों के सामने पेश हो सकते हैं।
और यूरोप में अपना एक अच्छा खासा प्रभाव भी जमा सकते हैं। तो राइन संघ ने जर्मन के अन्य राज्यों को जर्मनी के अन्य राज्यों को एक होने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत बड़ा ये बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट आउट करते रहेंगे आप लोग। जर्मन राज्यों में एक होने की भावना का संचार किया, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है राइन संघ और दूसरा है चुंगी संघ या व्यापारिक संघ। जर्मन कई भागों में बटा हुआ था, वैसे मैंने बताया 39 राज्यों में बटा हुआ था। तो व्यापार में बड़ी दिक्कतें आती थी। एक राज्य से फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए बहुत सारे टैक्सेस जो है देने पड़ते थे, जिसकी वजह से वस्तुओं और इसके अलावा वस्तुओं के दाम होते हैं वो अलग अलग होते थे। एक जगह वो मतलब कितने बिक रहा है, फिर दूसरी जगह वो सस्ते और दूसरी जगह वो और महंगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है जो टैक्स देना पड़ता था, वो व्यापार में बहुत सारी बाधाएं पेश कर रहा था। ठीक है, तो जर्मन के राज्यों ने आपस में मिलकर के चुंगी संघ बनाया। चुंगी संघ, इससे क्या हुआ, व्यापार आसान हो गया। अब एक ही प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, एक ही टैक्स जो कि पूरे जर्मन में लागू होता था। तो व्यापार में बहुत सहूलियत हो गई, इसका फायदा भी मिला व्यापारियों को। तो अब ध्यान रखना है कि आपको कि किन दो बिंदुओं ने जर्मन राज्यों को सिखाया कि एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। तो आपको ध्यान रखना है राइन संघ और चुंगी संघ या व्यापारिक संघ भी कह सकते हो आप। तो इन दोनों बिंदुओं ने जर्मन राज्यों को एक होने की भावना का संचार किया या उनको संगठित होने के लिए प्रेरित किया। ओके, अच्छा, अब जर्मनी का एकीकरण कौन करेगा? एक एग्जांपल है, जैसे इटली का एकीकरण पीडमोंट के राजा के द्वारा किया गया था। पीडमोंट ये भी था राज्य इटली का, हम उसको भी पढ़ेंगे आगे। इटली भी कई भागों में बटा हुआ था। तो पीडमोंट के राजा के नेतृत्व में पूरा इटली एक हुआ था। तो उसी प्रकार से जर्मनी कैसे एक होगा, ये प्रशा के नेतृत्व में होगा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार जर्मनी का प्रशा के नेतृत्व में क्या होगा, एकीकरण होगा। क्वेश्चन बनता है और बनना भी चाहिए कि किसके नेतृत्व में, किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप क्या बताओगे, प्रशा। राजा कौन था? विलियम फर्स्ट, विलियम, और चांसलर बिस्मार्क। चांसलर था बिस्मार्क। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रशा का नेतृत्व ये लोग कर रहे थे और प्रशा ही नेतृत्व करेगा सभी जर्मन के राज्यों को एक होने में। ओके, इसके बाद बिस्मार्क चांसलर बनाए जाते हैं। एक राजनीतिक पद है, चांसलर का पद मिलता है इनको। और बिस्मार्क जाने जाते हैं अपनी कूटनीति के लिए, राजनीति और कूटनीति, जिसके बल पर इन्होंने जर्मनी को कहां से कहां पहुंचाया। इस क्रम में बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। आप लोग को दिख रहा होगा, 3 युद्ध किए, 3 प्रमुख युद्ध। अब ये युद्ध कौन कौन से थे? पहला है डेनमार्क से युद्ध है, फिर है सेडोवा का युद्ध है, फिर है सीडान का युद्ध। डेट पड़ी हुई है, आप लोग चाहे तो नोट आउट कर सकते हैं। पहला है डेनमार्क से युद्ध, ये जर्मनी के उत्तर पड़ता है, राजधानी है कोपेनहेगन वर्तमान में। तो 1864 में, ध्यान दीजिएगा, 1864 में पहला युद्ध हुआ प्रशा से डेनमार्क से। हुआ क्यों? डेनमार्क के राजा ने प्रशा की अवहेलना करते हुए, ध्यान दीजिएगा, अवहेलना करते हुए स्लेस्विग और होल्स्टीन, जो कि डेनमार्क और जर्मनी के बीच के थे राज्य, इनको जो है वहां के राजा ने, कहां के राजा ने, डेनमार्क के राजा ने अपने डेनमार्क राज्य में शामिल करने का प्लान बनाया। और ये बात प्रशा को रास नहीं आई, उसको पसंद नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। ओके, और जिसका प्रशा ने विरोध किया, तो पहला तो ये हुआ
इस युद्ध का ये कारण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद है प्रशा ऑस्ट्रिया के सहयोग से युद्ध करना चाहता था। युद्ध के बाद गैस्टिन का समझौता हुआ। एक बात ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ जो था उसका सबसे मुख्य उस समय ऑस्ट्रिया था। प्रशा अभी बैक फुट पर था, फ्रंट पर था। ऑस्ट्रिया ने ही पूरे जर्मन संघ को अपने अधीन कर रखा था, यानी कि पूरे जर्मन संघ का मुखिया कौन था? ऑस्ट्रिया कहेंगे, प्रशा नहीं था अभी। तो ये बिस्मार्क की कूटनीति है, डेनमार्क का युद्ध। ओके, इसके बाद प्रशा ने सोचा कि ऑस्ट्रिया को भी युद्ध में शामिल किया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया के बिना संभव नहीं था। बिस्मार्क ने सोचा कि अगर हम ऑस्ट्रिया से बिना मिले, उससे सहयोग लिए बिना अगर हम युद्ध करते हैं तो ऑस्ट्रिया का महत्व कम हो जाएगा, जो कि वर्तमान समय में हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या होगी? ये भी ऑस्ट्रिया की अवहेलना होगी। तो इसने दिमाग का खेल खेलते हुए, कूटनीति का सहारा लेते हुए ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में किया। ऑस्ट्रिया ने भी सोचा कि चलो युद्ध में शामिल होते ताकि हमारा प्रभाव जमा रहे और प्रशा भी दबा रहे, हमसे आगे न बढ़ने पाए। दोनों कूटनीति का खेल खेलना है, लेकिन बिस्मार्क कुछ अलग ही तरीके से। युद्ध हुआ। युद्ध के बाद डेनमार्क की पराजय होती है और डेनमार्क और इन दोनों प्रशा और ऑस्ट्रिया में समझौता होता है। समझौता कौन सा, आप लोग ध्यान रखेंगे? गेस्टीन का समझौता। गेस्टीन का समझौता हुआ था बेटा, ध्यान रखिएगा सब लोग। और इस समझौते में हुआ क्या? स्लेस्विग किसको मिला? प्रशा को। और होल्स्टीन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को। ओके, एक और पड़ता है लाइनबर्ग को प्रशा ने खरीदा, इसको लाइनबर्ग ने ले लिया। लेकिन अब बिस्मार्क चाहता था कि कैसे भी करके अब ऑस्ट्रिया से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, ऑस्ट्रिया से, है ना। अब इसके लिए शुरू होता है बिस्मार्क की एक नई कूटनीति शुरू होती है। वो कोशिश करता है कि कैसे करके अब ऑस्ट्रिया को खत्म किया जाए। देखिएगा सभी लोग, जर्मनी ने खेल खेलना शुरू किया, यानी कह सकते हो प्रशा ने। हम प्रशा लिखे देते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। अब प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक देश है ब्रिटेन, सभी जानते हो, ब्रिटेन, वर्तमान में यूके भी कहते हैं इसको। तो ब्रिटेन यूरोप से थोड़ा हटके है, एक द्वीपीय देश है। तो ये एकाकीपन का जीवन जी रहा था, ये अपने काम में लगा रहता था और वर्तमान में भी देखा जाए तो बहुत एडवांस ही रहता है ये। तो ये एकाकीपन में था, एकाकीपन में था, तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। अब प्रशा ने फ्रांस राजधानी इसकी वर्तमान में क्या है? पेरिस। फ्रांस से प्रशा ने समझौता किया और इस समझौते के तहत क्या हुआ कि हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे और आप जो है थोड़ा बैकवर्ड पर रहना, आप सपोर्ट न करना। फ्रांस से कहा। अब फ्रांस को भी मौका मिल गया कि चलो अच्छा है, ये मुझसे नहीं कह रहा है, इसमें मेरा क्या आता है। और वैसे भी ऑस्ट्रिया और प्रशा आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे और जो मेरा प्रभाव है, जो नेपोलियन के समय से था, वो बरकरार रहेगा। यही भूल थी फ्रांस की। उनको लगा कि अच्छा है, सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके मन में चल रहा था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ करके उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हम पावर बन के ही रहेंगे। इसके बाद एक है देश पड़ता है इटली, वर्तमान में राजधानी है इसकी
रोम। इटली से भी प्रशा ने समझौता किया। समझौते के तहत प्रशा ने इटली को युद्ध के बाद वेनेशिया देने का वादा किया और युद्ध के बाद प्रशा ने इटली को वेनेशिया दिया भी। ध्यान रखिएगा सब लोग। और एक दो देश है बहुत प्रभावशाली है, रूस। ये इसका था मित्र, फ्रेंड। अब देखिए प्रशा मध्य में ब्रिटेन बैकफुट पे है भी, एकाकीपन जीवन। रूस मित्र है। प्रशा ने फ्रांस को के साथ समझौता कर लिया। फ्रांस को लगा कि दोनों खत्म हो जाएंगे तो हम फिर से पावर में आ जाएंगे। इटली से समझौता कर लिया, इसको दे दिया लालच की युद्ध के बाद हम जीतते हैं तो आपको वेनेशिया देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 चार देशों से इसने समर्थन हासिल कर लिया कूटनीति के तहत। मतलब इस कूटनीति के तहत युद्ध होता है अब प्रशा और ऑस्ट्रिया में, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध जो कि 1866 में होता है। सभी लोग नोट आउट करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है ना। ऑस्ट्रिया की पराजय, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था यूरोप में। इस पराजय के बाद प्राग, ध्यान दीजिएगा, प्राग की संधि होती है। गेस्टिन का समझौता जो हुआ था उसके बाद इस युद्ध में, उसके बाद सेडोवा के युद्ध में प्राग की संधि आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके तहत अब जर्मन संघ को भंग कर दिया गया प्राग की संधि के तहत, यानी कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म। इसके बाद अब यूरोप में नई शक्ति के रूप में कौन आपके सामने आएगा? तो वो कौन है? प्रशा। यूरोप में एक पावर बनके वो अब जन्म ले लेता है और बिस्मार्क पूरे यूरोप में एक, कह सकते हो, एक महान व्यक्ति के रूप में मतलब कि एक महान व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने पेश हुआ, महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। इसके बाद इस प्राग संधि में क्या हुआ? जर्मन संघ को भंग किया गया और दक्षिण के 4 राज्यों, जर्मन संघ के जो दक्षिण में 4 राज्य थे, बावेरिया और बुटनबर्ग और कौन सा है, बादेन और हेंस, इन चारों को अभी स्वतंत्र रखा गया था क्योंकि थोड़ा ये अलग मिजाज के थे। बावेरिया बहुत प्रसिद्ध है, नाम आएगा। इसके बाद अब प्रशा को यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य माना जाने लगा। इनको अभी शामिल नहीं किया गया था। अभी इसके लिए भी बिस्मार्क कूटनीति का खेल खेलेंगे। वो क्या था? इनका आप लोग नाम जरूर लिख लेंगे, बावेरिया, फिर बुटनबर्ग है, फिर बादेन और हेंस। ओके, अब इधर आते हैं। सेडोवा के युद्ध हुआ था, सीडान का युद्ध 1870 में हुआ है। इसमें क्या हुआ? इसमें बिस्मार्क को मौका मिलता है स्पेन, जिसका नाम है, वर्तमान में उसकी कैपिटल है मैड्रिड, फ्रांस के पास पड़ता है। अब स्पेन की गद्दी का मामला क्या था? स्पेन में इसाबेला सेकंड राजकुमारी हुआ करती थी, तो वहां की जनता ने उनको गद्दी से उतार दिया। गद्दी से उतारने के बाद वहां की जनता ने एक्सक्यूज मी, मतलब कि प्रशा के जो राजा थे उनके एक संबंधी, नाम देखिए यहां पर आया है, लियोपोल्ड। जनता ने इसाबेला सेकंड को हटाकर लियोपोल्ड को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। लियोपोल्ड ये प्रशा के राजा के संबंधी थे, वहीं पर रहते ही थे। कहां पर? स्पेन में, ध्यान रखेंगे, स्पेन में। इसके बाद अब बिस्मार्क सोच रहा था कि हम कैसे करके अब फ्रांस के प्रभाव को खत्म करें। फ्रांस के प्रभाव को, मतलब कि फ्रांस के प्रभाव को खत्म किए बगैर इनको शामिल करना थोड़ा मुश्किल था जर्मनी में। जर्मनी का एकीकरण अभी इन चारों की वजह से अभी अधूरा था। हुआ क्या? मैंने बताया, इसाबेला सेकंड और लियोपोल्ड। अब लियोपोल्ड ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया क्योंकि फ्रांस क्या था, फ्रांस थोड़ा नाराज हो गया था। फ्रांस को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है।
प्रशा कहाँ, स्पेन कहाँ, और बीच में मैं, यानी कि मेरे ऊपर खतरा है। तो प्रशा के राजा, तो ये फ्रांस के राजा को ये बात पसंद नहीं आई और वो नाराज हो गया। लियोपोल्ड ने भी कह दिया कि ठीक है, अब हम गद्दी पर, स्पेन की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो फ्रांस को लगा कि मेरी एक ये जीत हुई। तो बिस्मार्क अभी भी एक उम्मीद में था कि फ्रांस का राजा कोई न कोई गलती जरूर करेगा। वो गलती हुई। कूटनीति का खेल है, कूटनीति। इसमें क्या हुआ, फ्रांस के राजा को जब लियोपोल्ड ने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो फ्रांस के राजा को लगा हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फ्रांस ने अंत में जो एक नया वक्तव्य दे दिया, ये कहा कि अगर प्रशा ने दोबारा ये गलती की तो अच्छा नहीं होगा भविष्य में। यही बात बिस्मार्क को बुरी लग गई। वो मौका वो ढूंढ ही रहा था। जैसे कभी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर थे वो भी मौका ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने डेंजिग वाला मामला उठाया था पोलैंड से ना। तो ठीक है, ये हो गया। तो अब फ्रांस ने गलती करके ये बोल दिया कि दोबारा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये बात बिस्मार्क को अच्छी नहीं लगी और सन 1870 में सीडान का युद्ध हो जाता है। सीडान के युद्ध में पराजय होती है किसकी, फ्रांस के राजा की। अब फ्रांस के राजा की पराजय हुई, नेपोलियन थर्ड, उनकी पराजय होती है। अब इसके बाद क्या होता है, सीडान के युद्ध में फ्रांस की जैसे ही पराजय होती है, उस पराजय के बाद इन राज्यों को भी जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि फ्रांस को हराने का मतलब था प्रशा की शक्ति में और वृद्धि हो जाना। तो भय कह लो या कैसे करके अब इन राज्यों ने भी जर्मनी संघ में शामिल होने का फैसला कर लिया। इस प्रकार से बिस्मार्क की कूटनीति की विजय हुई। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, देखिए डेनमार्क का युद्ध हुआ 1864 में। इसके बाद सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में। 1866 के बाद सीडान का युद्ध हुआ 1870। ध्यान रखना आपको। इसके बाद पूरा हुआ जर्मनी का एकीकरण। 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871। एक्सक्यूज मी। तो आशा करता हूं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, किन चीजों ने जर्मनी को एक होने के लिए प्रेरित किया, ध्यान रखिएगा। राइन संघ और चुंगी संघ या व्यापारिक संघ, इन्होंने कहीं न कहीं जर्मन के लोगों को सिखाया कि अगर एक हो जाओगे तो अलग ही बात है, उसका प्रभाव ही अलग होगा, है ना। उसके बाद बिस्मार्क जो कि चांसलर बनाए जाते हैं, उसने कूटनीति के सहारे डेनमार्क से युद्ध किया। ओके, सेडोवा का युद्ध किया जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सीडान का युद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है इन तीनों युद्धों को। इन तीनों युद्धों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जर्मनी के एकीकरण में। लीड कौन कर रहा था, प्रशा, यानी कि बिस्मार्क और विलियम प्रथम। ओके, तो ये हुआ आपका पूरा जर्मनी का एकीकरण। एक बात और है, जर्मनी का एकीकरण हुआ, अच्छी बात है। इसके बाद यूरोप के इतिहास में बहुत सारे बदलाव आएंगे, हम बताते रहेंगे आपको। राष्ट्रवाद भी आया, लेकिन इस राष्ट्रवाद ने जर्मन के लोगों को इतना उत्साही बना दिया कि वे अति राष्ट्रवादी हो गए। जैसे फ्रांस नेपोलियन के नेतृत्व में अति राष्ट्रवादी हो गया, तो अब वो दुनिया को सुधारने चला था।
वैसे ही जर्मनी में सुधार हुआ, राष्ट्रवाद आया, उसके बाद अब ये भी विलियम कैसर सेकंड, जो कि वर्ल्ड वॉर के लिए कह सकते हो दो मतलब कि दोषी माने जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अब उनके मन में आया कि अब हम जर्मन के लोग पूरे यूरोप महाद्वीप पर शासन करेंगे, यानी कि अति राष्ट्रवाद। युद्ध ना होता, लेकिन बिस्मार्क को विलियम कैसर ने उसकी गद्दी से उसको हटा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी, है ना। इसके अलावा हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग बुक रीडिंग जरूर किया करो। कोई भी लेसन हो 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब मैं समझा रहा हूं तो आपको भी चाहिए कि रीडिंग बुक किया करो, उसके बाद ये समझो, देखिए कितना आसानी से सब हो जाता है। ओके, तो आप लोग को कैसा लगा टॉपिक, और आप लोग लाइक किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आया करूंगा। अगला टॉपिक हमारा होगा इटली का एकीकरण। ओके, और आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि क्या कमी है इसमें, कहीं कोई मिस्टेक हो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर से आपको राइन संघ याद रखना है और चुंगी संघ, व्यापारिक संघ जिसने लोगों को प्रेरित किया। उसके बाद 3 युद्ध, डेनमार्क, सेडोवा, सीडान, और ये पूरे बिस्मार्क की कूटनीति का ही परिणाम था जर्मनी का एकीकरण। थोड़ा मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम वीडियो अपनी यहीं पर रोकते हैं। अपना टॉपिक मेरा ये कंप्लीट हुआ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया आप लोग के लिए, जो कि बहुत जरूरी था। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। जर्मनी के बाद अब होगा इटली का एकीकरण। ओके, थैंक यू।